Hello everyone. In this video, we will try to understand section 46 of the Sale of Goods Act 1930. सबसे पहले इसको हिंदी में रीड करते हैं. What it says: असंदत विक्रेता के अधिकार सर्वप्रथम इस अधिनियम के और किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन यह है कि इस बात के होते हुए भी कि माल में की संपत्ति क्रेता को संक्रांत हो गई हो, माल के असंदत विक्रेता को उस नाते विधि की विवक्षा से निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है: क माल पर कीमत लेखे तब तक धारणाधिकार जब तक उसका माल पर कीमत लेखे तब तक धारणाधिकार जब तक उसका उस पर कब्जा रहता है। ख क्रेता के दिवालिया हो जाने की दशा में माल अपने कब्जे से अलग कर देने के पश्चात उसे अभी वहन में रोक देने का अधिकार। ग पुनः विक्रय का अधिकार जैसा इस अधिनियम द्वारा परिसीमित है। सबसेक्शन 2 जहाँ की माल में की संपत्ति क्रेता को संक्रांत नहीं हुई है, वहाँ असंदत विक्रेता को अपने अन्य उपचारों के अतिरिक्त परिधान के विधारण विधारण का ऐसा अधिकार प्राप्त है जो विक्रेता के उस धारणाधिकार और अभिवहन में रोकने के अधिकार के समान और समविस्तीर्ण है, जो उसे उस दशा में प्राप्त होता है जब क्रेता को संपत्ति संक्रांत हो जाती है. So this was section 46. Now let's try to understand what it says in Hindi. Unpaid sellers site कि क्या क्या उसके पास opportunities रहेंगी, क्या क्या उसके rights रहेंगे regarding the payment of the good, and how he can hold and where he can hold the goods, the of whose he is the owner. What subsection says, subject to the provision of this act and of any law for the time being in force, कि इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए, इस एक्ट के सभी सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए और कोई भी एक्ट जो इस पे स्पेसिफिकली बात करता हो, उन एक्ट के नियमों को ध्यान में रखते हुए, notwithstanding that the property in the goods may have been passed to the buyer, the unpaid seller of the good as such has by implication of law. और इस बात को भी ध्यान में ना रखते हुए कि भले ही वो जो गुड्स है जो सेलर का था उसने बायर को ट्रांसफर कर दिया है, सेलर के पास ये राइट्स होंगे. और लियन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस while he is in the possession of the while he is in the possession of the them. A lien on the goods, what is lien? कब्जा. कि गुड्स जो है ऑनरशिप भले ही बायर के पास चला गया हो, सेलर के पास से ऑनरशिप जो है उस प्रॉपर्टी का भले ही बायर के पास चला गया हो, लेकिन वो जो गुड्स है अभी भी सेलर के पास है. तो वो सेलर उस गुड्स को होल्ड करके रखेगा जब तक उसकी पेमेंट नहीं मिल जाती है सेलर को बायर के द्वारा. तो बायर जब पे करेगा सेलर को तब जाके सेलर उस गुड्स को छोड़ेगा, उस गुड्स को जाने देगा अपने पास से, भले ही ऑनरशिप चेंज हो गया हो. दिस इज क्योंकि ऑनरशिप पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसेक्शन 2 में इससे रिलेटेड कुछ है. तो भले ही ऑनरशिप टाइटल जो है बायर के पास चला गया हो, लेकिन पोजीशन अभी भी सेलर के पास है और जब तक पेमेंट नहीं हो जाती है तब तक सेलर उसको होल्ड करके रखेगा. दिस इज व्हाट clause A is saying in subsection 1 of section 46. Now see clause B. In case of the insolvency of the buyer, a right of stopping the good in transit after he has parted with the possession of them. अब सेलर ने डिलीवर कर दिया गुड को, अब वो गुड जो है डिलीवर होने जा रहा है बायर को, और इन बिटवीन पता चलता है कि सेलर जो है इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है. तो ऐसे में राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड इन ट्रांजिट सेलर के पास है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है उस गुड्स की, सेलर उसको रोक सकता है. तो वो राइट स्टॉप करने का उस गुड्स को सेलर के पास रहेगा. सी कहता है राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट. तो वो उस गुड्स को फिर से बेच भी सकता है, लेकिन इसका स्कोप थोड़ा लिमिटेड है, हमें बाकी प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए ये चीज कर सकते हैं. दिस इज व्हाट क्लॉज सी इज सेइंग कि राइट टू रीसेल तो है, फिर से बेचने का अधिकार तो है, लेकिन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए. Now see what subsection 2 is saying, where the property in goods has not been passed to the buyer. अब जो goods है वो पास नहीं हुआ है बायर को. The unpaid seller has in addition to the other remedies, जो unpaid seller है उसके पास बाकी रेमेडीज के अलावा भी राइट्स हैं, जैसे राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी सिमिलर टू एंड कोएक्सटेंसिव विद द राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट वेयर द प्रॉपर्टी हैज
पास टू द बायर। तो जहाँ पर बायर के पास प्रॉपर्टी नहीं गई है और प्रॉपर्टी जो है, जो गुड्स है वो सेलर के पास ही है और बायर ने उसको पैसे नहीं दिए सेलर को, तो सेलर उस गुड्स को रोक सकता है अपने पास। और सिमिलर पावर रहेगी सेलर की, जैसा कि हमने क्लॉज ए में देखा था। उसको रोकने का अधिकार, प्रॉपर्टी को अपने पास रखने का अधिकार, ट्रांसपोर्टेशन में अगर गया हो तो उसको रोकने का अधिकार। तो वो सारे अधिकार जो हमने ऊपर वाले सेक्शन में देखे थे, वो अधिकार इसके पास होंगे, सेलर के पास, अगर गुड्स जो है ट्रांसफर नहीं हुआ है बायर को। तो अगर सेम अधिकार दे रहे हैं, सेम पॉइंट बता रहे हैं, ऊपर वाले पॉइंट में भी बता रहे थे कि बाय सेलर गुड्स रोक सकता है, सेकंड पॉइंट सबसेक्शन 2 भी कह रहा है कि सेलर गुड्स रोक सकता है, तो सेम चीज क्यों रिपीट की गई है दो बार? तो ऊपर वाला जो है उसमें बात उस ये ए वाला स्पेशली, इसमें ऑनरशिप चेंज हो गया है, टाइटल जो है बायर के पास चला गया है, गुड्स अभी भी सेलर के पास है, लेकिन सबसेक्शन 2 में ऑनरशिप और टाइटल अभी भी सेलर के पास ही है। तो उस परिस्थिति में गुड्स रोकने की बात हो रही है। तो सबसेक्शन 1 में भी गुड्स रोकने की बात हो रही है, सबसेक्शन 2 में भी गुड्स रोकने की बात हो रही है। लेकिन टेक्निकलिटी ये है कि सबसेक्शन 1 में जो गुड्स रोकने की बात हो रही है, उसका टाइटल जो है उस गुड्स का वो बायर के पास चला गया है। वैसी स्थिति में भी गुड्स को वो सेलर रोक रहा है। लेकिन सबसेक्शन 2 में टाइटल नहीं गया है बायर के पास, वैसी स्थिति में सेलर गुड्स रोक रहा है। सो ये एक टेक्निकल एक काफ़ी थिन डिफरेंस था दोनों सेक्शन के बीच में। हालाँकि उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको 3-4 बार रीड करेंगे समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज़ बेसिकली सेक्शन 46। ठीक है? इसको फिर से रीड कर देते हैं और इसको क्लोज़र देते हैं। आई होप समझ में आ गया हो कि सेलर के पास क्या-क्या राइट है। सेलर उस गुड्स को रोक सकता है, ये कह रहा है, ठीक है? क्लॉज़ ए कह रहा है। ये तो बता रहा है कि सेलर के पास क्या-क्या राइट है, ठीक है? सारे नियमों को देखते हुए। सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि सेलर उस गुड्स को रोक सकता है। बी कह रहा है कि अगर वो निकल गया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो सेलर उसको वहाँ पे भी रुकवा सकता है, अगर उसे पता चले कि बायर दिवालिया हो गया है। सेलर उसको रीसेल कर सकता है। उसके बाद सी कह रहा है सेलर उसे रीसेल कर सकता है। और ये कह रहा है कि सेलर उस गुड को रोक सकता है और सेलर उस गुड को रोक सकता है, सेलर उस गुड को ट्रांसपोर्टेशन पे अगर निकल गया हो तब भी रोक सकता है और सेलर उसको बेच भी सकता है। इसमें हालाँकि बेचना वाला नहीं लिखा है, लेकिन अदर रेमेडीज़ जो वो वाली लाइन जो है उसके हिसाब से हम इसको ले लेंगे। हालाँकि भले ही आप इसको लो ना लो, लेकिन इन एडिशन टू हिज़ अदर रेमेडीज़, कि जो उसके पास अदर रेमेडीज़ हैं ऑलरेडी मेंशन है, तो आप चाहे तो उस पॉइंट का भी ले सकते हो। तो इसमें भी सारी सिमिलर चीज़ें कर सकता है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि इसमें टाइटल चेंज नहीं, इसमें टाइटल ओनरशिप जो है अभी भी सेलर के पास है और इस वाले में टाइटल ओनरशिप जो है बायर के पास चला गया है। सो दिस इज़ the main difference in this both two sections. Now let's try to read it one more time. Unpaid seller's site, subsection 1 says, subject to the provision of this act and any of the law for the time being in force, notwithstanding that the property in the goods may have passed to the buyer, the unpaid seller of goods as such has, by implication of law a lien on the goods for the price while he is in the possession of them. What B says, in case of the insolvency of the buyer, a right of stopping the goods in transit after he has parted with the possession of them. What C is saying, a right of the resale, a right of resale as limited by this act. What subsection 2 is saying, where the property in goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has, in addition to his other remedies, a right of withholding delivery similar to and coexistive with the right of the lien and stoppage in transit where the property has passed to the buyer. So this was section 46. I hope clarification आई हो, एंड फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन आपको 3 से 5 बार रीड करना है, तब जाके आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है।